नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हमारी जो टॉपिक है वो गुप्त साम्राज्य के बारे में है, गुप्त डायनेस्टी। देखिए, गुप्त डायनेस्टी के बारे में अगर कहा जाए तो जो कुषाण थे ये उन्हीं के सामंत थे। कुषाण का शासनकाल लगभग चौथी सदी ईस्वी तक जारी रहा। ठीक है, चौथी सदी ईस्वी तक इनके शासन तो जारी रहे, लेकिन ये जो कुषाण थे इनकी शक्ति इस समय तक कमजोर हो गई थी। जब इनकी शक्ति कमजोर हो गई थी तो उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, और ये जो छोटे छोटे राज्य थे ये गणतंत्र और राजतंत्र के रूप में उभरे। ठीक है, बात समझिएगा। अब इसी समय मगध में क्या होता है कि गुप्त वंश का उदय होता है, अर्थात इनकी राजधानी पाटलिपुत्र होगी। ठीक है, तो मगध में गुप्त वंश का उदय होता है और कहा जाता है कि जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे। अधिकतर विद्वानों का यही मानना है कि जो गुप्त थे मगध में जिनकी साम्राज्य थी ये कुषाणों के क्या थे, सामंत थे। अब गुप्त वंश का जो आरंभिक राज्य था वो उत्तर प्रदेश और बिहार में था, लेकिन इनके लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्लियर? उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? तो हमें इनके बारे में ये उल्लेख मिलता है कि जो गुप्तकालीन मुद्राएं थी और जो गुप्तकालीन अभिलेख थे ये मुद्राएं और अभिलेख उत्तर प्रदेश से ही अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं। अर्थात जो गुप्तकालीन मुद्राएं और गुप्तकालीन जो अभिलेख थे ये अभिलेख हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में बात किया जाए तो गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब देखिए कि इनके उत्पत्ति के बारे में अधिकांश विद्वान क्या कहते हैं, जरा देखिएगा। अधिकांश विद्वान इन्हें वैश्य मानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें कुषाणों का सामंत मानते हैं। जब भी जाति के बारे में कहा जाए कि ये कौन थे तो आप यही बताइएगा कि ये वैश्य थे। क्लियर नहीं है? ठीक है, इनके जाति के बारे में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, बताया जाता था कि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनको अधिकांश विद्वान वैश्य मानते थे, लेकिन काशी प्रसाद, ठीक है, जायसवाल इनको जाट जाति के मानते हैं, और काशी प्रसाद इनको बताते हैं कि ये पंजाब के निवासी थे। ठीक है, काशी प्रसाद इनको जाट मानते हैं, और काशी प्रसाद जो है जाट के साथ साथ इनको शूद्र भी मानते हैं। ठीक है, जबकि गौरी शंकर ओझा इन्हें चंद्रवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। देखिए, अलग अलग विद्वान इनको क्या क्या मानते हैं, कोई वैश्य माना, कोई शूद्र माना, कोई क्षत्रिय माना। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण भी माना जाएगा। राय चौधरी इनको ब्राह्मण मानते हैं। ठीक है, जबकि एलन और अल्तेकर इन्हें वैश्य मानते हैं। यानी इनके बारे में कहा जाए तो हर विद्वान अलग अलग तरह की धारणाएं बता रहा है। कोई इनको वैश्य बता रहा है, कोई शूद्र बता रहा है, कोई क्षत्रिय बता रहा है, कोई ब्राह्मण बता रहा है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि जो गुप्त साम्राज्य था वो वैश्य साम्राज्य था। क्लियर? और इनकी जो क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश और बिहार, लेकिन बिहार इनके उत्तर प्रदेश इनके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनके जो सिक्के हैं और अभिलेख हैं वो यूपी से ही प्राप्त हुए हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब इस राजवंश के इतिहास के क्या स्रोत हैं? देखिए, देवी चंद्रगुप्तम जिसको विशाखदत्त ने लिखा था, ठीक है, इससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है।
अब देवी समुद्रगुप्तम जो है, ये रामगुप्त और चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं, यानी चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो आपसे सीधे सीधे पूछ देता है कि देवी चंद्रगुप्तम जो पुस्तक है या रचना है या नाटक है, इसको किसने लिखा था, तो आप सीधे बताएंगे विशाख दत्त ने। ठीक है। दूसरी पुस्तक है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की जो रचना था वो शूद्रक ने किया था। ठीक है। ये कई बार आपसे क्या करता है कि इनकी रचनाओं के नाम और लेखक के नाम पूछ देता है। तो मृच्छकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। तो आप बस याद करिएगा कि मच्छर, मृक्ष से मच्छर, काटने से काटा, तो जो शूद्र लोग हैं उनको मच्छर काटता था। मच्छर क्या है? ऐसे लोगों को काटेगा, ठीक है, कि जो निम्न होंगे अर्थात शूद्र होंगे। अब देखिए, कामसूत्र के बारे में वात्सायन, कामसूत्र जो है वात्सायन ने लिखा था। ठीक है। तो कामसूत्र भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब कई बार ये कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है और ऑप्शन दे देता है कि इसमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। तो देखिएगा, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो रचनाएं थी, ये रचनाएं कालिदास की थी और कालिदास की इन रचनाओं में गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलता है। एक अभिलेख है जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जानते हैं। इस अभिलेख की स्थापना अशोक ने करवाया था, लेकिन हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का राज्य कवि था और हरिसेन ने समुद्रगुप्त की जो विजय थी, उस विजय का उल्लेख इस प्रयाग प्रशस्ति में किया था। ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, इस प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की क्या की थी? प्रशंसा की थी। और जो प्रशंसा की थी उसको हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा था। अर्थात कई बार पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है, तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, हरिसेन द्वारा जो लिखा गया है, वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब स्कंदगुप्त का नाम आता है। स्कंदगुप्त के दो अभिलेख होते हैं, एक भीतरी अभिलेख और एक जूनागढ़ अभिलेख। ये भीतरी अभिलेख अलग है और जूनागढ़ अभिलेख आपको मैं पिछले बार बताया था कि जो जूनागढ़ था वहाँ पे एक झील थी, जिस झील का नाम था सुदर्शन झील। ठीक है। तो इस जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में ही उल्लेखित है। और आपको पता है कि जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसको रुद्रदामन ने भी लिखवाया था। जो शक शासक रुद्रदामन था, उसने भी जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया था। ठीक है। किस कारण, क्यों लिखवाया था? तो सुदर्शन झील के बारे में पूरा इसमें वर्णन मिलता है। और स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील को क्या किया था? मरम्मत कराया था। तो इसने भी जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया। तो कह सकते हैं, थोड़ा सा हम बात करें जूनागढ़ के सुदर्शन झील के बारे में, तो सुदर्शन झील जो था निर्माण कराया था मौर्य सम्राट के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उनके नाती अशोक ने, फिर रुद्रदामन ने, फिर स्कंदगुप्त ने। तो आपको इस जूनागढ़ अभिलेख में 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, 4 साम्राज्य का, 2 ईसा पूर्व के पहले के और 2 ईसा पूर्व के बाद के। पहले कौन थे? मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। जबकि उसके बाद के कौन थे? रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। एक एरण अभिलेख है, इसमें सती प्रथा के बारे में आपको उल्लेख मिलेगा, आगे पढ़ेंगे। तो एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त ने लिखवाया था, इसमें सती प्रथा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ये एरण अभिलेख भी हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। अब आइए गुप्त साम्राज्य के बारे में देखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहते हैं कि गुप्त वंश जो था 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया। जो गुप्त वंश के शासक हुए होंगे उन्होंने इसकी स्थापना 275 में किया होगा और इसकी समाप्ति 550 ईस्वी में हुई होगी। ठीक है। अब कहते हैं कि इस वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा किया गया। ठीक है। और श्रीगुप्त क्या था? महाराज की उपाधि धारण किया। और श्रीगुप्त ही, ऐसा कहा जाता है कि ये कुषाणों का सामंत था। श्रीगुप्त के बाद
घटोचक जो था वो गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है और इसने भी महाराज की उपाधि धारण किया हुआ था। ठीक है, यानी श्रीगुप्त जो संस्थापक था वो भी महाराज की उपाधि, और घटोचक जो था श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा था उसने भी महाराज की उपाधि धारण किया हुआ था। अब आगे आते हैं जो महान शासक हैं। ठीक है, यहां से वास्तविक शासक स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त प्रथम से। और चंद्रगुप्त जो प्रथम था ये कई जगह पे 335 लिख दिया जाता है, तो 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और इसको गुप्त वंश का वास्तविक शासक या संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक शासक या संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने क्या किया, गुप्त साम्राज्य को विस्तृत किया। ठीक है, और इसने उपाधि धारण की महाराजाधिराज, जबकि दो लोगों ने महाराज की उपाधि धारण की और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, जब इसका राज्यारोहण होता है 319-20 के आसपास, तब इसने गुप्त संवत चलाया। क्लियर? कहते हैं कि जो गुप्त संवत है और शक संवत है इनके बीच में 241 वर्षों का अंतर हमें मिलता है। कितने वर्षों का? 241। गुप्त वंश 319 ईस्वी में, ठीक है, और शक जो संवत है 78 ईस्वी में। ईस्वी समान है तो आप इसको माइनस करिए तो आपको लगभग क्या मिल जा रहा है, 241 वर्ष। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त वंश और शक संवत में, जैसे गुप्त संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो आपको क्या मिलेगा, 78 ईस्वी का, मतलब 241 वर्षों का अंतर। लेकिन अगर पूछ दे गुप्त शक विक्रम संवत, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है विक्रमादित्य ने चलाया था विक्रम संवत, ध्यान दीजिएगा, ये 57 ईसा पूर्व में चला था। अब 57 ईसा पूर्व में चला था तो कई बार शक संवत और क्या होता है, विक्रम संवत के वर्षों के बारे में पूछ दिया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो देखिए यहाँ पे ईसापुर और यहाँ पे ईस्वी, जब ईसापुर और ईस्वी दे तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। कहते ना, पढ़ते हैं ना आप मैथ में, प्लस प्लस, ठीक है, अपोजिट साइड। तो यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे ईसापुर और ईस्वी दे दे तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जबकि ईसापुर दे दे तो उसे क्या करेंगे, माइनस। ईस्वी दे दे तो आपस में माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो हमने 319 से लेकर 78 को माइनस किया तो 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो गया 11 में से 7 गया 4, यहाँ बच्चा 241 वर्ष। लेकिन यहाँ पे कह दे शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्ष का अंतर है, तो एक है 78, ये ईस्वी है, और ये जब ईसा पूर्व है तो ऐड कर देंगे। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 8 7 15, 7 5 12, 1 13, यानी 135 वर्ष। ये कई बार आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसी प्रकार कह दे कि गुप्त संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो आप देखिए ये ईस्वी है और ये ईसा पूर्व है, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 319 प्लस 57 बराबर 9 7 16, 5 1 6 1 7, ठीक है, और 5 3 8, देख लीजिएगा 876 वर्ष का क्या है, अंतर मिल रहा है। चलो देख, नहीं सॉरी 876 बोल रहा हूँ, 376, 9 7 16, 5 1 6 1 7 और ये 3, ठीक है ना, 376 वर्ष का क्या है, गुप्त संवत और विक्रम संवत में अंतर आपको मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। जो चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी जिनका नाम था
कुमार देवी, ये राजकुमारी थी कहाँ की, लिच्छवी की, इनके साथ इसने विवाह किया। और जब लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तो ये लिच्छवियों की सहायता से अपनी शक्ति को क्या किया, बढ़ाया। अब ये बात की पुष्टि होती है कि क्या ये सच में लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था, ठीक है। तो इस बात का उल्लेख हमें दो जगह से मिलता है, एक इसके स्वर्ण सिक्के से और दूसरा समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से। स्वर्ण सिक्के से क्या मिलता है, तो स्वर्ण सिक्के पर हमें मिलता है चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, ठीक है, वही कुमार देवी, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार। अर्थात ये दर्शाता है स्वर्ण सिक्के पर ये जो उल्लिखित किए गए हैं कि इसने क्या किया है, इसने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी से शादी किया। अब समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से क्या पता चलता है, लिच्छवी दौहित्र यानी या जो है समुद्रगुप्त, ये लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी की जो है राजकुमारी हैं उनका ये पुत्र है। अर्थात यह जो है समुद्रगुप्त, ये किसका पुत्र हो गया, यह जो पुत्र हो गया ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र हो गया। अब कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था यह पहला शासक था, गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे यानी जारी किए थे। अब इनके बारे में कुछ कथन पे बात करते हैं कि जो प्रश्न आते हैं जरा देखते हैं, ठीक है। आप पढ़िए और बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ही क्लियर होगा। अब देखिए विक्रम संवत जो था ये 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया। दूसरा कह रहा है कि शक संवत 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया, ठीक है। और गुप्त संवत जो है ये 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो ध्यान दीजिएगा विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, ये बात सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व में नहीं 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, यानी दूसरा गलत है। गुप्त संवत 319 में प्रारंभ किया, ये सही है। अर्थात 1 व 3 ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, वैसे वहां पे होना चाहिए 1 व 3, इसी को मान लेते हैं, ठीक है, 1 व 3, ठीक है। दूसरा शक संवत क्यों गलत है, ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब आइए समुद्रगुप्त के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि यह 350 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया और इसे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि इसने आर्यावर्त के और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को क्या किया था, पराजित किया था और उसे अपने राज्य में मिला लिया। अब इसी कारण एक इतिहासकार है जिसका नाम है विसेंट स्मिथ। अब विसेंट स्मिथ ने अपनी जो रचना थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसे भारत का नेपोलियन कहा। तो प्रश्न आता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा, तो कौन कहा, तो विसेंट स्मिथ, ठीक है। अब पूछा जाता है किससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त। क्यों कहा जाता है, तो आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों का इसने विजित किया, जीता। अब इस विजय का उल्लेख, इसी विजय का नहीं सारे विजयों का उल्लेख हरिश्रेण के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से हमें मिलता है, ठीक है। हरिश्रेण के प्रयाग स्तंभ लेख से हमें इसके सारे विजय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब आर्यावर्त के बारे में कहा जाता है कि इसने आर्यावर्त को 2 बार में जीता था। पहले बार में 3 राज्यों को जीता, उसके बाद ये दक्षिणावर्त चला गया और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीत लिया। फिर पुनः दक्षिणावर्त से उत्तर भारत में आया और दूसरे अभियान में क्या किया, इसने आर्यावर्त के जो 9 राज्य बचे थे उसको इसने विजित कर लिया, ठीक है। अब इन राज्यों को इसने बलात् उन्मूलन कर दिया। बलात् मतलब होता है जबरदस्ती समाप्त करना, यानी जो आर्यावर्त के राज्य थे इसको इसने जबरदस्ती, बलात् मतलब होता है फोर्स्ड, उन्मूलन मतलब होता है समाप्त करना, एबोलिश करना, फोर्स्ड एबोलिस्ट,
यानी जबरदस्ती उसे समाप्त कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसलिए इस विजय को प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त राजप्रसभोद्वरण कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्यावर्त राजप्रसभोद्वरण, जिसका मतलब है कि जबरदस्ती राज्य को क्या करना? समाप्त कर देना, अपने राज्य में मिला देना। ठीक है। अब आपको पता है कि इसने दक्षिणावर्त की भी विजय की थी, और दक्षिणावर्त की जब इसने विजय की थी तो इसने क्या किया? ठीक है, पहले आर्यावर्त के 3 राज्यों को जीता, फिर ये दक्षिण चला गया और दक्षिण के 12 राज्यों को इसने जीता। लेकिन इन राज्यों के लिए इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को अपनाया। कौन सी? ग्रहण मोक्षानुग्रह। पहले राज्यों के राजा को क्या करना? राजा के राज्यों को अपने अधीन करना, फिर राजा के मोक्ष, ग्रहण मतलब होगा 3 नीति है ये, ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है, ये 3 नीति है। जरा यहाँ पे देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे ये 3 नीतियों को पालन करता है। देखिए ये रहा, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 3 नीतियाँ: ग्रहण शत्रु पर अधिकार कर लेना, मोक्ष शत्रु को मुक्त कर देना, अनुग्रह शत्रु को उसके राज्य को लौटा देना। इसने इस नीति का प्रयोग दक्षिणावर्त विजय के लिए किया था और ये 3 नीतियां हैं। क्लियर? आइए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। ये दक्षिणावर्त। अब इसके प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में कहा जाएगा कि जो हरिसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने ही इसकी रचना की थी, और रचना क्या की थी? इन्होंने संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। क्यों न प्रशंसा करे। उधर उसने आर्यावर्त के 12 राज्यों को, दक्षिणावर्त के राज्यों को, विदेशी राज्यों को, समीपवर्ती राज्यों को, ठीक है, अन्य राज्यों को क्या किया था? समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। इस कारण हरिसेन ने उनकी प्रशंसा इस प्रशस्ति में की थी। ठीक है, और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछ दिया जाता है कि समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में। अब इसमें समुद्रगुप्त को महान विजेता और पृथ्वी को विजय यानी धरणिबंध मतलब होता है पृथ्वी को विजित करने वाला, यानी इसने समुद्रगुप्त को महान विजेता और धरणिबंध करने वाला बताया। ठीक है, अब जो ये प्रयाग स्तंभ था, इसका निर्माण अशोक द्वारा कौशाम्बी में करवाया गया था। ठीक है, जब अशोक द्वारा कौशाम्बी में करवाया गया था तो इसे अकबर ने उठाकर इलाहाबाद में स्थापित करा दिया। ठीक है, और इस अभिलेख में आपको अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर और बीरबल के नामों का उल्लेख मिलेगा। अर्थात देखो, ध्यान दीजिएगा, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और जहांगीर, इनके नामों का उल्लेख मिलेगा। किसमें आपको मिल रहा है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, ये कई बार प्रश्न आते हैं इनके नामों को मैच कराने के लिए। एक प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख के बारे में विचार करिए। ठीक है, अब इसके बारे में क्या कह रहा है? इस अभिलेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा प्राकृतिक भाषा में की थी। दूसरा कह रहा है इस अभिलेख में अशोक, समुद्रगुप्त, हुमायूं, अकबर, बीरबल के नामों का उल्लेख मिलता है। तो पहला पॉइंट जो है, इसमें हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा तो की थी लेकिन संस्कृत भाषा में की थी, तो पहला पॉइंट ऑलरेडी गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इस अभिलेख में अशोक, समुद्रगुप्त, हुमायूं का नहीं उल्लेख था, अकबर, बीरबल और जहांगीर के नामों का उल्लेख था, तो ये दूसरा भी गलत हो गया। इस प्रकार इसका ऑप्शन होगा न तो ए न तो डी। जो आपके पीसीएस में जिस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और आने वाले समीक्षा अधिकारी और आरओ में भी इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और इसके नोट्स भी बनाते जाइए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, अब देखिए आटविक राज्यों का विजय। इसने क्या किया था?
आठविक राज्य थे उनकी भी विजय किया था। अब ये आठविक राज्य कौन है? तो कहा जाता है कि यूपी का जो गाजीपुर है, ठीक है, गाजीपुर जिले से लेकर एमपी के जो जबलपुर जिला है वहां का जो वन क्षेत्र है उस क्षेत्र को आठविक राज्य कहा गया, ठीक है। और इस राज्य के लिए इसने परिचारीकृत सर्वाटविक राजस्व की नीति अपनाई। इसका मतलब है कि जो आठविक राज्य थे ये यूपी के गाजीपुर से लेकर एमपी के जबलपुर तक विस्तृत थे, ठीक है। और इस राज्यों को इसने जीता और जीतने के बाद परिचारीकृत सर्वाटविक राजस्व की नीति अपनाया, जिसका अर्थ है कि यहाँ के राज्यों को जो लोग हैं उनको सेवक बनाना, ठीक है। तो जो आठविक राज्य थी उनके राज्यों को इसने क्या किया था? सेवक बनाया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है कि गाजीपुर में किस गवर्नर जनरल का मकबरा है, ठीक है, गाजीपुर यूपी के, मैं अब उसके नाम आप बता दीजिएगा, ठीक है, ये कमेंट में आप करिए। क्लियर? अब देखिए, इसने सीमावर्ती राज्यों को विजित किया। इसके लिए इसने सर्वकरदानाज्ञाकरण प्रणामागमन की नीति अपनाई। इस प्रकार ये समुद्रगुप्त को सारे प्रकार के कर देते थे। सर्व करदाना यानी सारे प्रकार कर, ज्ञाकरण प्रणामागमन यानी जो सीमावर्ती राज्य थे वो समुद्रगुप्त को सारे कर देते थे। एक नीति है कन्योपायन नीति, जिसमें इसने क्या किया? विदेशी राज्यों को जीत लेता है और जीतने के बाद इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। क्लियर? ये हो गया इसके विदेशी। अब इसके सैन्य अभियान के बारे में चर्चा किया जाए तो जो सैन्य अभियान थे तो कहा जाता है कि यह एक महान सेनापति और कुशल योद्धा था। अगर ये महान सेनापति और कुशल योद्धा नहीं होता तो ये कैसे राज्यों को जीत पाता? ठीक है, इसने विदेशी राज, सीमावर्ती राज, ठीक है, दक्षिणावत, आर्यावत, अन्य राज्यों को इसने विजित किया। ठीक है, तो यह क्या था? महान सेनापति और कुशल योद्धा था। ठीक है, इसने दक्षिणापंथ अभियान के बाद पुनः उत्तर भारत के युद्ध लड़ा, जिसे इसने आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया। इसने क्या किया कि पहले आर्यावर्त के 3 राज्यों को जीता, फिर ये दक्षिणावर्त चला गया, 12 राज्यों को जीता, पुनः आके उत्तर भारत के जो आर्यावर्त के 9 राज्य बचे थे उनको जीता, जिसे उत्तर भारत आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कहा गया। ठीक है, अब आगे आते हैं इसके बारे में, लास्ट है जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि समुद्रगुप्त की क्या क्या विशेषता है। इसे कवि राज की उपाधि दी गई क्योंकि यह तो कवि था ही और अपने दरबार में कवियों को क्या करता था? आश्रय देता था। ठीक है, इसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, यानी आपको पता है कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उस पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे कहा जाता है कि यह बीड़ा बजाने और संगीत का बहुत ज्यादा प्रेमी था। ठीक है, तो कई बार प्रश्न आता है कि किसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त के, जो भारत के नेपोलियन है। ठीक है, इसने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो गुप्त शासन में इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, इस कारण भाई अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिसका अश्वमेध यज्ञ कब क्यों किया जाता है? कहा जाता है कि अश्वमेध जो यज्ञ होता है वो संपूर्ण साम्राज्य पर जहां जहां हमारा घोड़ा जाएगा, अगर वहां के जो राजा होंगे हमसे युद्ध करें या वो स्वेच्छा से हमारे घोड़े को विचरण करने दें, जहां जहां हमारा घोड़ा जाएगा वो राज्य हमारा क्या हो जाएगा? हमारे अधीन हो जाएगा। तो इसके कारण इसके शक्ति में क्या हुई? अपार वृद्धि हुई, जिस कारण इसे पृथ्व्या प्रथम वीर भी कहा गया। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न आता है पृथ्व्या प्रथम वीर किसे कहा गया? तो आप कहेंगे कि पृथ्व्या प्रथम वीर किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। और अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? आप बताएंगे गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, और पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे, पतंजलि के सहायता से पुरोहित थे ना। और आपको पता है
कि उसका उल्लेख हमें अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। ठीक है। अब इसने बहुत सारे राज्यों को जीता, इस कारण इसने पराक्रमांक की भी उपाधि धारण किया हुआ था। ये कई बार मैच कराने के लिए आ जाता है कि किसने पराक्रमांक की उपाधि धारण किया था, तो समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण किया हुआ था। तो आज की क्लास यही, फिर नेक्स्ट क्लास हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।